नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मेरे साथ हैं सीपीआई के वरिष्ठ नेता राम बाबू। अ, 24 में चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का। चिंताएँ सबकी है, हमारी भी, आपकी भी, सरकार की भी। सत्ता के संघर्ष के बीच में देश की जनता मौजूद है, खड़ी है। वो किधर जाएगी, क्या करेगी? और इसी तरह के अन्य सवाल भी हैं। सीधे उनसे जानते हैं क्या स्थिति है और क्या वो समझ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका समरभूमि में। नमस्कार। आप सीपीआई से जुड़े हुए हैं और सीपीआई संघर्ष की पार्टी रही है, जनता के बीच संघर्ष का आह्वान करती रही है। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि 24 के चुनाव को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए 24 का चुनाव मुख्य रूप से इस देश में गांधी को मानने वाले और गांधी के मारने वालों की विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। ये देश गांधी के रास्ते पर चलेगा या ये धीरे धीरे गोडसे के रास्ते पर चला जाएगा अंतिम रूप से, ये मुख्य रूप से मुद्दा होना है। चूँकि अभी जो मौजूदा सरकार है, वो देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए और राजनैतिक शुचिता के लिए, सबके लिए खतरा है। इस देश की जो समावेशी सांस्कृतिक विरासत है, जो राष्ट्रीय विरासत है हमारी, उसको तहस-नहस करने वाली सरकार है। ये बहुसंख्यक हिंदुत्ववादी एजेंडे के साथ समाज को बाँट करके देश को एक धर्मांध राज्य में बदलना चाहती है। इसलिए ये लड़ाई इनके खिलाफ होगी। लोकतंत्र की हत्या का सबसे जीता न जागता नमूना है कि जिस ढंग से करीब 150 सांसदों को बर्खास्त करके वो मांग कर रहे थे सरकार से बयान देने की, उस सवाल पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला अभी हुआ, उसके अंदर ले जा कर के गैस छोड़ने का काम जिन लोगों ने किया और जिनको संसद भवन में दर्शक दीर्घा में ले जाने की सिफारिश भाजपा के सांसद ने की, उस पर जवाब की मांग कर रहे थे तो मांग तो नहीं मानी गई, उल्टे 150 से ज़्यादा सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये लोकतंत्र की अपने आप में हत्या है। और इतना ही नहीं, उनको बर्खास्त करके संसद से एक तरह से विपक्ष के बड़े हिस्से को गायब करके और 3-4 ऐसे बड़े-बड़े विधेयक पास कराए गए, जो देश के अब तक के कानून को बदल करके, जो हमारा पेनल कोड है, क्रिमिनल कोड है, ये सब को बदल करके, साक्ष्य संबंधी कानून है, ये सब को बदल करके और नए सिरे से ये ला रहे हैं। तो मनमाने ढंग से राजपाट करने का ये जीता जागता नमूना है। और उतना ही नहीं, पिछले चुनावों में, पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उसमें एक बार फिर नए सिरे से यह बात सामने आई है कि बड़े पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। और ईवीएम में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से बहुत कुछ किया जा सकता है, ये सब लोग जानते हैं। साइबर क्राइम बहुत ही प्रचलित है आजकल और इसलिए ये सब सॉफ्टवेयर का खेल है। और यही संभवतः वजह है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में आज जो एक नंबर पर देश है, अमेरिका, जहाँ की टेक्नोलॉजी सबके लिए ज़रूरी हो गई है, वहाँ तो चुनाव बैलेट पेपर से होता है। जापान में चुनाव बैलेट पेपर से होता है, लेकिन भारत में चुनाव ईवीएम से, जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ जब आप सीधे ईवीएम पर आ गए हैं, तो मेरा क्वेश्चन होगा कि चुनाव आयोग ने मैराथन करवाया था, जिसमें कि ईवीएम के पर जिन किसी को डाउट था, वो लोग को कहा गया था कि आप आइए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए, क्या मामला है इसमें? और उन्होंने बाद में बताया कि ईवीएम उतना ही परफेक्ट है, जितना कि हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश परफेक्ट हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब ब्रह्मा विष्णु महेश थे कि नहीं, हैं कि नहीं, ये तो संदिग्ध है। लेकिन ईवीएम तो संदिग्ध नहीं है। लेकिन ईवीएम के मामले में जिस समय उन्होंने ये बात कही, जो जांच कराई गई, उसके बाद भी तो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं। और साइबर क्राइम करोड़ों करोड़ रुपए, अरबों रुपए की हेरा-फेरी डिजिटल माध्यम से हो रही है। तो कहीं न कहीं उसमें तो लूप होल है। इसलिए देश में
और हाँ, ख़ास करके ऐसे पिछड़े हुए देश में जहाँ अभी भी बड़ी आबादी हमारी निरक्षर है। आज इतना कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है, बावजूद उसके आज भी हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इनका इस्तेमाल करना जानते नहीं हैं और उनकी उस तक पहुँच भी नहीं है उनकी। इसलिए ऐसे मुल्क में बैलेट पेपर के मार्फत से ही चुनाव कराना सबसे उचित होगा। और संयोग की बात है और एक अच्छी बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी, उनका एक ट्वीट आया है और उसमें उन्होंने ये प्रश्न उठाया है, तमाम विपक्षी दलों को का बताया सुझाया है कि हमको मांग करनी चाहिए कि चुनाव अगला जो 24 का है वो बैलेट पेपर के आधार पर हो और बैलेट से चुनाव कराने को अगर चुनाव आयोग तैयार नहीं होता है, सरकार उसमें दखल-अंदाज़ी करती है, तो हमें चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी इस मांग का समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के हिमायती हैं, सब लोगों को इस रास्ते पर आगे बढ़ कर के आर-पार की लड़ाई बैलेट से चुनाव कराने को लेकर के आर-पार की लड़ाई नरेंद्र मोदी की सरकार से करनी चाहिए। करनी चाहिए लड़ाई बैलेट पेपर लेकर के। मेरा सवाल ये है कि जब ईवीएम पर चुनाव आयोग स्ट्रिक्ट है कि ईवीएम से चुनाव होगा और तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि आप चुनाव आयोग को संदिग्ध निगाह से देखते हैं? नहीं, नहीं, इसमें चुनाव आयोग को संदेह की नज़र से देखने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारे देश के लिए जिस किस्म की आबादी हमारे देश की है, जो हमारे यहाँ के लोगों का स्तर है, उसके हिसाब से गाँव-गाँव तक लोगों की भावना को सही ढंग से असेस करने के लिए अभी भी मैन टू मैन रिलेशन और बैलेट पेपर लिख करके, हाथ से लिख करके आमने-सामने जो हो, अब यहाँ तो चर्चाएँ ये होती हैं कि हम दबाते किसी चिन्ह पर हैं और वो कहाँ जा कर के वहाँ आप ईवीएम में जा रहा है और वीवीपैट में रजिस्टर हो रहा है। बीच में मशीन कहाँ क्या कर रहा है, ये हम नहीं जानते हैं। हम इसकी जाँच भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें गुंजाइश बहुत हेरा-फेरी की है, इसलिए इसको बंद किया जाना चाहिए और इसमें चुनाव आयोग के विरोध का सवाल नहीं है। देश की जनता के लिए न्याय को सर्वसुलभ बनाने के लिए और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप रास्ता अख्तियार करने के रास्ते पर चलना चाहिए। संदेह की गुंजाइश इसमें है कि ईवीएम के मार्फत हेरा-फेरी हो रही है, इसको निर्मूल करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये चुनाव जो है आगे का वो बैलेट पेपर के आधार पर किया जाए। विपक्ष को इसे मुद्दा बनाना चाहिए आर-पार की लड़ाई का, मैं फिर कहूँगा। आप फिर कहेंगे ये सही बात है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अभी जो 150 सांसदों को निकाल के बाहर फेंका गया है पार्लियामेंट से इसके बाद उन्होंने 3 बिल पास किए हैं, जिसमें एक बिल यह भी है कि चुनाव आयोग को जो नियंत्रित करेगा या चयन करेगा, उसमें पहले आपको प्रधानमंत्री, सीजेआई और एक विपक्ष होते थे। अब उसमें सीजेआई को फेंक दिया गया है, अब जो है सीधा प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट का मंत्री, एक विपक्ष रहेगा और यही तीनों मिल कर के जो चयन करेंगे चुनाव आयोग का। इसको किस रूप में देखते हैं आप? क्या संदेह से परे है ये घटना, ये कानून? नहीं, नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं, ये तो साजिश है, सरकार की साजिश है। प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और कोई मंत्री चुनाव से नहीं आवेगा। प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री कैबिनेट मंत्री उसका सदस्य होगा, यानी प्रधानमंत्री का एजेंट होगा वो। तो इसलिए यह तो बिल्कुल और चीफ चीफ जस्टिस जैसे संस्था को उनको वहाँ से अलग करना, ये अपने आप में संदेह को बढ़ाता है, चूँकि निष्पक्षता चुनाव आयोग की बरकरार नहीं रह पाएगी। जो प्रधानमंत्री जब जो होगा, वो जो चाहेगा उसके हिसाब से कठपुतली की तरह चुनाव आयोग उसके इशारे पर नाचेगा। आप अगला सवाल मुझे ये बताइए कि ये जो सीजेआई में सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर के एक रिट याचिका दाखिल की गई है। इसके तुरंत बाद यूपी में 800 ईवीएम में आग लगा दी गई, नष्ट कर दिया जला करके नष्ट कर दिया गया। तो इस परिघटना को आप किस तरह से देखते हैं?
इसीलिए तो मैंने कहा कि ये सारी घटनाएँ हो रही हैं और आगे-आगे भी होंगी। इसलिए ईवीएम घोर रूप से संदेह के घेरे में है और इसका एकमात्र इलाज है बैलेट से चुनाव कराया जाना। इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि कई सवालों पर सीजीआई की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 370 धारा हुआ या अन्य सवाल पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सत्ता के पक्ष में अपना जजमेंट दिया है। इसके अलावे आपको अन्य जो भी मामले हैं, भी उन्होंने बयान दिया सीजीआई ने कि हम विपक्ष थोड़े हैं। तो ईवीएम को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है याचिका, तो क्या समझ नहीं लगती संभावना कि सीजीआई को माध्यम बना करके ईवीएम को स्थापित करने की एक नायाब कोशिश हो सकती है सत्ता की? नहीं देखिए, सत्ता की चाहे जो भी कोशिश हो और चीफ जस्टिस के लेवल से जो भी फैसले आएँ, उसकी न्याय संगतता को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, चूँकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन लोकतंत्र में न तो एग्जीक्यूटिव, न लेजिस्लेचर और न जुडिशियरी, ये सॉवरेन नहीं है। सॉवरेन देश की जनता है, पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग सॉवरेन हैं और जब आप भारत के लोग के हक में जो होगा, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाहर भी जाता है, तो लोगों के हक की स्थापना करना यही लोकतंत्र की आत्मा है। ये अब जब अपने पीपुल्स ऑफ इंडिया की बात कहा है आपने, तो मैं आपको याद दिला दूँ 19 और 24 के बीच में एक विशाल मूवमेंट हुआ था किसानों का। तो किसानों के इस मूवमेंट और 24 के चुनाव में क्या असर देखते हैं आप हैं? नहीं, किसानों के मूवमेंट के बाद तो दूसरे चुनाव भी हुए हैं राज्यों के। केंद्र का चुनाव भले न हुआ हो, तो उन राज्यों के चुनाव में पंजाब में तो इनकी सरकार चली गई। उसी तरह से यूपी में इनकी सरकार बच गई, इसलिए उसका छिटपुट रूप से जो असर हुआ सो हुआ। लेकिन उसकी आंदोलन की सबसे बड़ी ख़ासियत ये रही कि वो आंदोलन लगातार 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर डटा रहा। एक और उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को उन तीनों काले किसान विरोधी विधेयकों को वापिस करना पड़ा। ये सही बात है कि उसके बाद जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन उस आंदोलन की कामयाबी इसी में है कि उसने जो मुद्दे उठाए, सरकार को पीछे हटने पर उसने मजबूर किया। इसी तरह से जब ऐसे सर्वग्राही आंदोलन, बड़े आंदोलन, टिकाऊ आंदोलन होंगे, तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। एंटी पीपुल जो भी कार्रवाइयाँ हैं, उनको वापिस करना पड़ेगा और नहीं तो जनता की शक्ति उसका हिसाब करेगी, जिसके लिए चुनाव उसको मौका देता है। चुनाव मौका देता है। चुनाव मौका देता है राम मंदिर को भी। अभी नए साल में राम मंदिर का उद्घाटन होना है और पिछले साल मतलब इस 2 चुनाव के बीच में 2 बड़े मुद्दे हो गए हैं। एक पीपुल्स की आंदोलन हुआ है, किसान मूवमेंट, और सेकेंडरी होने जा रहा है अभी है राम मंदिर का मामला, जो मोदी सरकार कर रही है बड़े पैमाने पर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार। कितना असर दिखता है राम मंदिर का किसान आंदोलन का जनता के बीच में? नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन का जो सवाल है, तो मंदिर के मुद्दे का सांप्रदायिक उपयोग, दुरुपयोग करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग आरंभ से ही करते आए हैं। आगे-आगे भी वो करेंगे। वोट बैंक में इसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्मरण रखना चाहिए कि इस चुनाव में सिर्फ राम मंदिर ही एजेंडा नहीं होगा, दूसरा एजेंडा भी होगा और वो है सर्वग्राही देश भर में जातीय जनगणना कराने का एजेंडा। और इससे भारतीय जनता पार्टी इसलिए कतरा रही है कि इसमें बहुमत हिंदू, 80-90% हिंदुओं का हिस्सा जो है, वो इस गणना के पक्ष में होगा और इनका राम मंदिर का नारा तब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए ये डेस्परेट होकर, हताश होकर के राम मंदिर के मुद्दे को और तीव्रता से उठाएँगे, समाज को बाँटने का काम करेंगे। इनके जवाब में विपक्ष की तरफ से जो ये जातीय जनगणना का एजेंडा है, वो बहुत ही कारगर हथियार साबित होगा और इसका असर चुनावों में दिखेगा।
जातीय जनगणना का असर चुनाव में दिखेगा, आप ये कैसे कर सकते हैं? लोगों का आरोप ये भी है कि ये समाज जातियों की तरफ बाँट रहे हैं आप, जनगणना करा करके और लोगों को डिस्परेट कर रहे हैं और इस लोगों को अपने आप में हतोत्साहित कर रहे हैं। किस रूप में देखते हैं? माफ़ कीजिएगा, ये जातीय गणना से हम नहीं बाँट रहे हैं। सदियों से इस समाज में जाति व्यवस्था एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है। जातियों में बाँटने का काम उन्हीं लोगों ने किया है, जिन्होंने देश की संपदा पर पहले कब्ज़ा जमाया। इसकी बौद्धिक संपदा पर पहले कब्ज़ा जमाया और उन लोगों ने इन जातियों का निर्माण किया। तो जब जातियाँ हैं, तो उन जातियों की गणना करने में डरना क्यों? इसको कैसे हम हैंडल करेंगे? कैसे एक इगैलिटेरियन समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे? एक लोकतांत्रिक परिदृश्य पैदा करेंगे लोगों के बीच में, लोकतांत्रिक कॉम्पिटिशन की भावना आएगी। ये अलग इश्यू है। इसमें जातीय गणना को रोक देना, तो जातियाँ तो पहले से बनी हुई हैं। ये क्या हमने आज बनाया है? ये भारत के संविधान ने भी नहीं बनाया है। भारतीय संविधान ने तो इन जातीय समस्याओं को रिज़ॉल्व करने का रास्ता दिखाया है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, और बिहार में जो जातीय गणना हुई, उसके दोनों पक्ष सामने आए कि अब 215 जातियाँ बिहार में हैं। अब 215 जातियों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी आया है और उस सर्वेक्षण के आधार पर ये साफ जाहिर होता है कि ऊपर की 8-10 जातियों को छोड़ करके 205 ऐसी जातियां हैं कमोबेश, जो आज भी हाशिए पर हैं, उनके लिए आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो उनको न्याय दिलाने के लिए, और वो संगठित अब अपने अपने तरीके से होंगे, अपने हक की मांग करेंगे और उनकी लड़ाई ऊपर की अब 10 जातियों से होगी। इसलिए पहले जो 4 जातियों 5 जातियों को अलग करके देखा जाता था, अब ये 10 जातियों के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू होगी। तो इस तरह से ये तो एक किस्म की मोबिलिटी है, समाज के आगे बढ़ने का रास्ता है। और इससे फिर डरना क्यों? जब जात में हमने बांट रखा है, एक दूसरे को जाति से जानते हैं। हमारे देश में इंसान जब आदमी जब पैदा होता है बच्चा, तो वो मजहब के पहले किसी जात में पैदा होता है। किसका बेटा है, किस जात में पैदा हुआ, वहाँ से उसकी गणना शुरू होती है। और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है। इस सिलसिले की शुरुआत ऋग वैदिक काल से ही शुरू हो गई थी। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि ऋग वैदिक काल में जातियाँ नहीं थीं। वास्तविकता ये है कि इसका आरंभ उसी समय से हो गया था। ये आप कहना ये चाह रहे हैं कि भाजपा के हिंदुत्व और राम मंदिर के जो मामला प्रसंग आया है, उसके खिलाफ जनगणना को खड़ा करेंगे आप, काउंटर में? ये बिल्कुल जनता की समस्या उससे जुड़ी हुई है। आप हिंदू कह करके, और एक आदमी जो भूखों मर रहा है, भूखमरी का शिकार है, जिसको रोजगार नहीं है, उसके हिंदुत्व को जगा करके आप उसका वोट चाहते हैं। और जो दौलतमंद है, अडानी के हिंदुत्व को भी, उसका भी वोट चाहते हैं और उसके पैसे पर राज कर रहे हैं। तो इसीलिए फर्क है एक गरीब हिंदू में, एक मुफलिसी के शिकार हिंदू में, और एक दौलतमंद और अय्याश हिंदू में। इसलिए इस फर्क को तो सामने लाना पड़ेगा। बस थोड़ा-सा। ये आप इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी शामिल उसमें है। आप चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने समर्थन दिया लालू यादव के उस बयान का जो कि उन्होंने कहा है कि अगर बैलेंस चुनाव नहीं हुआ तो हम बहिष्कार करेंगे। तो आप इंडिया गठबंधन को किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे अगर ये चुनाव में वास्तव में ईवीएम सही होती है तो? नहीं नहीं, मैंने क्या कहा और लालू जी ने भी क्या कहा है। लालू जी ने भी अभी विपक्ष से अपील की है। मैंने भी ये सुझाव दिया कि ईवीएम के चुनाव का विरोध करना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करनी चाहिए और इस मांग को आर पार की लड़ाई का मुद्दा बनाना चाहिए। आपने ये अब ये तो इंडिया के जो दल हैं, वो आपस में विचार करेंगे। सबके बारे में हम अकेले अभी यहाँ कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि आपने चुनाव बायकॉट किया, सारे विपक्ष मिल कर के, क्या नहीं बनती संभावना कि भाजपा निर्विरोध जीत जाएगी? इसका नया इफ़ेक्ट बनेगा?
वो लोकतंत्र की हत्या होगी। ऐसा पहले भी देश में हो चुका है। अपोज़िशन को माइनस करके अकेले चुनाव कश्मीर में हुआ था। कश्मीर की आज क्या स्थिति है, कहाँ हम पहुँच गए हैं, ये जानते हैं। इसलिए इस तरह के चुनाव से सत्ता पर अगर कोई काबिज़ भी हो गया, तो उसको पब्लिक की देश की जनता की अथॉरिटी नहीं होगी, देश की सॉवरेन जनता उसके खिलाफ खड़ी होगी और संसद के बाहर लड़ाइयाँ जारी रहेंगी। लड़ाइयाँ जारी रहेगी, ये इनका स्पष्ट कहना है और इंडिया गठबंधन की तरफ से ये जो माँग उठ रही है जिन्होंने लालू यादव ने स्वर दिया है कि बैलेट पेपर के चुनाव हो, ना हो तो बायकॉट करें। एक बड़ी लड़ाई का आह्वान है और देश को बड़ी लड़ाई की तरफ ले जाएगा। इस हिंदुत्ववादी ताकतों जो कि गांधी की हत्या का अ, नियोजक रहा है और ये वैचारिक संघर्ष है, सड़कों पे चलती रहेगी, पार्लियामेंट में चलती रहेगी। देखते हैं 24 के चुनाव में क्या होता है। मैं रोहित शर्मा, समरभूमि से। नमस्कार।